हेलो ऑल लवली लवली सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कैसे हाल है आपके? कसा काय केमन आछो? भालो आछो कि नहीं आछो? केड़ो हाल है थोड़ा? सर सारी भाषा बोलने लगे हम नहीं। कैसे हो? मजा मत छो कि नहीं कि? तो शुरुआत करते हैं सर किससे? अपने पार्ट 4 ऑफ योर सीएमए फाइनल कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका आज पार्ट 4 है। और अपन पढ़ रहे थे इंडेक्स 16 में अभी तक अपन ने जो कवर कर लिया, ये मेरे प्रीवियस लेक्चर की नेक्स्ट रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दी है। मैंने एक दिन का गैप डाला है तो मेरे को लगा कि नहीं भाई, रिकॉर्डिंग कंटिन्यूसली होनी चाहिए। और जो भी गैप है उसको सेटिस्फाई करके तो देना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। उसका फुलफिलमेंट तो करना ही पड़ेगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की और वो मैं थोड़े खेत के साथ बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट लेक्चर वाला जो पार्ट था, मेरे को लगता है उसमें कहीं ना कहीं बीच बीच में थोड़े थोड़े लैग्स थे, ठीक है? तो लैग तो थे भाई, अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको थोड़ा सा कंपनसेट जरूर कर सकता हूँ मैं रिवीजन के साथ। तो सर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पार्ट 3 में अपन ने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन ऑफ पार्ट 3 इंडेक्स 16। क्या क्या पढ़ा था सर सबसे पहले अपन ने? सर बेसिकली अपन ने पार्ट 3 के अंदर जो कंसेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट को लेके। देखो, उसमें ना मैंने तुम्हें पहले ना पार्ट 2 का रिवीजन करवाया था, तो पार्ट 2 के रिवीजन में अगर कोई लैग होगा तो तुम उससे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, जस्ट बिकॉज पार्ट 2 वाला अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं उसको लेके। बट उतना भी कोई लैग नहीं था, मैंने ध्यान से देखा है उसको, उतना उस पार्ट में लैग नहीं था। लैग था थोड़े क्वेश्चन सॉल्विंग करते टाइम पे, तो वो जो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है फिर से करवा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में अगर कोई लैग्स होंगे तो उसको मैं फुलफिल करने के लिए अभी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ठीक है, थोड़ा बहुत तेरा अभी मेरा ये इंटरफेस मेरे लिए बहुत नया है, पढ़ाने का तरीका मेरे लिए नया है। हमेशा बच्चों जब 6 साल जो पढ़ाया है प्रीवियसली, जब मैं आफ्टर 10 जब से पढ़ाना चालू किया तब से हमने हमेशा बोर्ड पे पढ़ाया है, नॉर्मल बोर्ड पे, कभी भी ऐसे डिजिटली तरीके से नहीं पढ़ाया हुआ है। और भी क्या, सेटअप उतना एडवांस भी नहीं है, उतना का एक्सपेंडिचर भी नहीं कर रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज़ अ करेंटली इट इज़ अ नॉन रेवेन्यू बेस्ड ना, तो फिर मैं थोड़ा एक्सपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर कॉस्ट अकाउंटेंट, सो और खर्चा भी कंट्रोल लेके चलते हैं। नो डाउट वी आर अर्निंग, अच्छा अर्न करता हूँ मैं, बट स्टिल आई हैव टू कंट्रोल माई एक्सपेंडिचर ऑल्सो। तो ये सब तो ज्ञान की बातें हो गई। अपन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पढ़ रहे थे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या पढ़ा था सर? आप अपने पीपी को सब्सिक्वेंटली दो तरीके से मेजर कर सकते हो, या तो कॉस्ट पे मेजर कर सकते हो या रिवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर कर सकते हो। सर ये कॉस्ट कॉस्ट पे मेजर करना मतलब आप क्या करोगे सर? जो 1 लाख की मशीन थी सपोज करो, ठीक है, उसमें 10,000 का आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, 90,000। फिर आपकी कॉस्ट हमेशा यही रही, इसी पर डेप्रिसिएशन जो 10,000 कैलकुलेट होता हुआ आया था, एक एग्जांपल दिया था, याद करो, उसी को रेफरेंस देके बता रहा हूँ। तो इस तरीके से नॉर्मली अभी कॉस्ट वैल्यू पे ही हमेशा आपकी पीपी रह जाएगी और इसी पे डेप्रिसिएशन होते होते वो कैलकुलेट होगा। बट इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल पे क्या होता है आपकी, हमेशा फेयर वैल्यू से क्या होता है, कंपेयर होता है। हर ईयर एंड पे अगर सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है अगर आपकी फेयर वैल्यू में, तो हर ईयर आप क्या करते हो, हर ईयर के एंड पे अपनी असेट को रीवैल्यू करते हो। क्या करते हो? रीवैल्यू करते हो और देखते हो कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है। अगर फेयर वैल्यू ज्यादा होगी तो असेट की कॉस्ट, असेट की वैल्यू को आप बढ़ा दोगे, बट आप असेट की वैल्यू को कम कर दोगे अगर आपकी फेयर वैल्यू क्या है, कम है। ये था कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल, रिविजन चल रहा है हाँ। उसके अलावा सर अपन इसके रिलेटेड छोटे छोटे से एग्जांपल भी देखे थे, बट अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ही तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसको लेके भी। उसके बाद में सर हम कब कब रिवैल्यूएशन करेंगे, तो अपन ने फ्रीक्वेंसी को लेके एक टॉपिक पढ़ा था सर। हम कब कब रिवैल्यूएशन करेंगे, तो दो पढ़ा था। अगर आपका सिग्निफिकेंट चेंज हो रहा है, सिग्निफिकेंट आपका बार बार चेंज हो रहा है फेयर वैल्यू, अच्छी खासी फेयर वैल्यू चेंज हो रही, तो आप हर साल क्या करोगे, एनुअली रिवैल्यू करोगे। एनुअली क्या करोगे, रिवैल्यू करोगे। पर नहीं सर, मेरा इनसिग्निफिकेंट चेंज है सर, छोटा मोटा चेंजेस होता है, तो आप क्या करोगे, 3 to 5 ईयर्स में जो भी सिग्निफिकेंट चेंज बन के आएगा, तो 3 to 5 ईयर्स के अंदर आप क्या कर दोगे, रीवैल्यू करते चलोगे। 3 to 5 ईयर्स के अंदर। सर ये था हमारा फ्रीक्वेंसी को लेके। फ्रीक्वेंसी के बाद में सर अपन ने क्या रिवाइज किया था सर? अपन ने पढ़ा था सर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पढ़ा था सर। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है वो मैंने तुम्हें बताया था। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है सर? हम कभी दो अप्रोच से डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कर सकते हैं। या तो अपन बार बार कैरिंग अमाउंट में से तो एसेट के अमाउंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते करते कैरिंग अमाउंट कम करते जाए एसेट की, या तो फिर हम कैरिंग अमाउंट सेम रखें, हमारी कॉस्ट को सेम रखें और हम डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते जाए, उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं।
तो सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर रीवैल्यूएशन करते वक्त अगर आपकी बुक्स के अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो सर उसका क्या करेंगे? तो मेथड वन क्या बोलता था तुम्हें? मेथड वन बोलता था कि कर दो, एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कर दो मतलब पूरा का पूरा क्या कर दो, इसको उड़ा दो। उड़ाने की एंट्री क्या मारेंगे सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या कर देंगे सर? डेबिट कर देंगे, कि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो डेबिट कर देंगे। टू क्या कर देंगे हम सर? एसेट की वैल्यू को भी कम करके कैरिंग अमाउंट के पास पहुंचा देंगे। और सर ये जो मेरा फिर जो भी रिवैल्यूएशन करना होगा, जो भी एसेट को रिवैल्यूएशन करना होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है? तो वो रीवैल्यूएशन में अकॉर्डिंगली मैं कर दूंगा। और सर मेथड टू क्या बोलता था सर? मेथड टू बोलता था नॉन एलिमिनेशन। नॉन एलिमिनेशन में क्या होता था सर? हम पहले सबसे पहले स्टेप वन करेंगे। स्टेप वन में हम क्या करेंगे? परचेज पर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे। इंक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी होगा सर वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना भी हो तुम्हारा गेन या लॉस आया, गेन या लॉस ड्यू टू रीवैल्यूएशन डिवाइडेड बाय, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गेन लॉस जो भी आया तुम्हारी वैल्यूएशन में उसको डिवाइड करना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट से। कैरिंग अमाउंट तुम्हारी बुक्स में क्या दिख रहा होगा? कॉस्ट पे कुछ, कॉस्ट पे एक अमाउंट होगी, उसके माइनस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, और फिर तुम्हारी जो भी कैरिंग अमाउंट आएगी वो कैरिंग अमाउंट तुम्हें क्या करना है? डिवाइड करना है इंटू 100% निकालना है। सर स्टेप टू पे क्या करेंगे सर? स्टेप टू पे क्या करेंगे तुम लोग? जो कॉस्ट है और जो तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको क्या करोगे? उतने ही परसेंटेज से, परसेंटेज से क्या करोगे? या तो इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, या तो इंक्रीज करोगे या तो क्या करोगे? डिक्रीज करोगे, ठीक है? जैसे मेरा सपोज करो ये 1 लाख पे था, ठीक है? एग्जाम्पल याद करना, एग्जाम्पल नंबर 3 जो अपन ने लिया था, और ये 60,000 पे है, और ये मेरी 40,000 की है, और मेरा जो फेयर वैल्यू आया वो 80,000 आया। तो मेरा परसेंटेज कितना निकला था? 40,000 का मेरा को गेन हुआ, और मेरी कैरिंग अमाउंट भी कितनी है? 40,000 ही है, इंटू 100, तो मेरा 100% का चेंज आया। तो मैं क्या करूँगा? कॉस्ट को और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को दोनों को 100% से बढ़ा दूंगा। तो 100% से बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट मेरी कितने पे आ जाएगी? 2 लाख पे आ जाएगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा कितना आ जाएगा? 1,20,000 पे आ जाएगा, ठीक है? 60,000 से और बढ़ जाएगा सर। तो इससे क्या होगा सर? मेरा नेट इम्पैक्ट जो भी मेरे को रिवैल्यूएशन का देना पड़ेगा वो मिल जाएगा मेरे को सर। मैं अब कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, मतलब 2 लाख में से 1,20,000 जब भी माइनस करूंगा तो मेरा 80,000 मेरे को मिल जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, और यही तो मेरे को रिवैल्यूएशन करना था। फिर सर इसको स्टेप 4 पे मैं जब खत्म करने जाऊंगा तो कैसे करूंगा? इसकी जनरल एंट्री पास करूंगा। जनरल एंट्री क्या पास करेंगे सर? तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी सर, मेरा कॉस्ट ऑफ असेट, असेट बढ़ेगा तो सर एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से बढ़ा सर मेरा एसेट? 1 लाख से। सर मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाया नहीं है, बढ़ाया है उसको सर, तो टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मेरा बढ़ जाएगा। कितना? 60,000 से। और सर 40,000 का जो आपका नेट इम्पैक्ट जो है वो किधर चल जाएगा? रीवैल्यूएशन गेन में, गेन अकाउंट। सर ये रीवैल्यूएशन किधर जाता है? ओसीआई में। ओसीआई में जाके इसका सर क्या होता है वो अपन आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा अपन एक और छोटी सी चीज पढ़ी थी सर, जब भी आप रीवैल्यूएशन करते हो, जब भी आप रीवैल्यूएशन करते हो तो आपको रीवैल्यूएशन जो है वो सेम क्लास की एसेट पे, सेम क्लास, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इन सब पे आपको क्या करना पड़ेगा? सेम मॉडल लेना पड़ेगा, सेम मॉडल। अगर आप रिवैल्यूएशन लेते हो तो रिवैल्यूएशन, कॉस्ट रखते हो तो कॉस्ट। ऐसा होगा कि लैंड वन पे, लैंड वन पे अगर आपका कॉस्ट मॉडल है तो लैंड टू के ऊपर भी आपको क्या होना चाहिए? कॉस्ट मॉडल होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि लैंड वन के ऊपर तो कॉस्ट है और सेकंड के ऊपर रिवैल्यूएशन, ये करना अलाउड नहीं, क्योंकि इनका नेचर, क्लास, क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिस्टिक सब कुछ क्या है? सेम है। अगर ये डिफरेंट होती है, अगर एक लैंड कॉस्ट पे है तो बिल्डिंग को मैं किस पे रख सकता हूँ सर? रिवैल्यूएशन पे रख सकता हूँ कि बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि उसका नेचर, क्लासिफिकेशन ही क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये इतना अपन ने कल पढ़ा था, इतना अपन ने कल पढ़ दिया था इन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ठीक है? इतना अपना कल हो चुका था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर। अब अपन सर थोड़े क्वेश्चंस करते हैं इसके पहले, सबसे पहले, और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी भी कोई लैग है तो लैग जब नहीं होना चाहिए अब कुछ भी।
तो सर अपन क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे देखते हैं। पहले सर देख लेते हैं मॉड्यूल में इसका कोई क्वेश्चन है क्या। मॉड्यूल 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 के क्वेश्चन, मॉड्यूल क्यों है सर, मॉड्यूल के अंदर इसके कोई क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं फटाफट। सर इलस्ट्रेशन 5 पे कर लिया था अपन ने। 6 किसके ऊपर है सर, ये मेरा है कंपोनेंट अकाउंटिंग के ऊपर है। ये भी मेरा कंपोनेंट अकाउंटिंग प्लस इनिशियल मेजरमेंट पे है। और इलस्ट्रेशन 8 जो है वो पूरा डेप्रिसिएशन प्लस रिवैल्यूएशन, बहुत सारी चीजों को लेकर है। तो ये तो सर ये लास्ट में करने जैसा क्वेश्चन होंगे एकदम ही। तो अभी अपने मॉड्यूल के अकॉर्डिंग तो अपने पास कोई भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अपने पास क्या अवेलेबल है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अब अपन करने जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में अपन ये सीए के जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस है वो अपन कर रहे थे। उसके अलावा अपन ने इलस्ट्रेशन 2 करा था। इलस्ट्रेशन 2 किसके ऊपर था सर, ये तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ एसेट के ऊपर था। इसमें मेरे को लगता है थोड़ी लैगिंग हुई थी, तो लैगिंग से मैं बता देता हूँ सर। इसमें लैंड एंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू दी हुई थी तुम्हें, उसकी कैरिंग अमाउंट भी दी हुई थी। तुम जिस असेट से एक्सचेंज कर रहे हो उसकी भी फेयर वैल्यू दी हुई थी, और उसके अलावा तुमने कुछ कैश पे किया रहेगा। तो सर हमें पढ़ा है कि सर जब भी एक्सचेंज ऑफ असेट होता है और अगर कमर्शियल सब्सटेंस है, तो इसमें कमर्शियल सब्सटेंस था सर, लैंड एंड बिल्डिंग दे रहे थे, प्राइवेट जेट ले रहे थे, जिसकी वजह से कैश फ्लोज में इम्पैक्ट आया था। सर लैंड एंड बिल्डिंग की जो भी आपका जो भी एसेट गिवन अप होगा, उसकी फेयर वैल्यू अगर कैश पेड है तो हम लेटर मंथ जो भी अपना फर्स्ट सिनेरियो उसके बेसिस पे निकाल लेंगे। तो सर मेरे पास जो असेट गिवन है उसकी भी फेयर वैल्यू है, दैट इज 15 मिलियन। और जो मैं कैश पे कर रहा हूँ उसका क्या है, 3 मिलियन। तो जो मेरी कॉस्ट ऑफ न्यू असेट होगी, कॉस्ट ऑफ प्राइवेट जेट हो जाएगी सर, वो मेरा कितना हो जाएगा, बेसिकली 18 मिलियन हो जाएगा। तो मैं 18 मिलियन पे रिकॉर्ड करूंगा इसको। बट सर आपका जो असेट बुक से बाहर जाएगा वो कितने पे जाएगा सर, 10 मिलियन पे जाएगा। उसके अलावा सर जो बैंक से आपने पे किया 3 मिलियन पे किया, तो सर आपको असेट मिली 18 की, आपने पे किया सिर्फ 10 और 3, तो आपको 5 का क्या हो गया सर, गेन हो गया। 5 मिलियन का क्या हो गया मेरा, गेन हो गया, ठीक है। बेसिकली 5 मिलियन का मेरा क्या हो गया, गेन हो गया। अब मेरे को 18 मिलियन की असेट मिली, जबकि मेरे बदले में जो असेट गई बुक से कितनी की गई, 10 की गई और 3 की गई, 13 मिलियन की गई। तो बेसिकली 5 मिलियन का मेरा क्या हो गया, गेन हो गया। तो ये क्वेश्चन अपन ने करा था। उसके बाद में अपन अब आज अपन पहले एक क्वेश्चन करते हैं, और उसके अलावा भी मैंने जो क्वेश्चन सबमिट करवाए थे जिसमें अगर कोई लैगिंग होगी, कोई लैगिंग की वजह से अगर तुम्हें समझ नहीं आया था और तुम्हें नहीं पता चला कि सर मैंने क्या बताया उधर, मैं उसको कवर कर लूंगा फिर से, ठीक है। अपन अब इलस्ट्रेशन 3 करते हैं। इलस्ट्रेशन 3 इज बेसिकली ऑन योर रीवैल्यूएशन मॉडल में तुम्हारा ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, किस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बेसिकली किस तरीके से तुम ट्रीट करोगे उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जुपिटर लिमिटेड है, जिसका एक आइटम है प्लांट। प्लांट, ठीक है, आइटम क्या है, प्लांट है, जिसकी इनिशियल कॉस्ट दी हुई है तुम्हें 1 लाख। इनिशियल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 1 लाख। तो कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ प्लांट कितनी हो गई सर, कॉस्ट ऑफ प्लांट सॉल्यूशन टू, एक सेकेंड। सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन सॉल्यूशन टू इलस्ट्रेशन 3, कॉस्ट ऑफ प्लांट तुम्हें कितना दिया हुआ है सर, 1 लाख रुपीज। 1 लाख, ठीक है सर। एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, जब तुम रीवैल्यूएशन पे लेके जा रहे हो इसको कॉस्ट मॉडल से, तो आपका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो बुक्स में पड़ा है वो कितना पड़ा है, 55,000। तो सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया सर, 55,000। रुको मैं ये पेन की जो निप है वो उसको थिकनेस को कम कर देता हूँ एक बार, शायद तुम्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा हो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट बाय रेफरेंस ट्रांजैक्शन इन सिमिलर असेट इज असेट टू बी 65,000। बोल रहे जो फेयर वैल्यू है वो कितनी है, 65,000 है। फेयर वैल्यू जो कितनी है, 65,000। पहले तो मुझे ये बताओ बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी सर, नेट कैरिंग अमाउंट। नेट कैरिंग अमाउंट, अमाउंट कितनी होगी, भले नेट कैरिंग अमाउंट पे नहीं दिख रही, बट नेट कैरिंग अमाउंट कितनी होनी चाहिए सर, 45,000 होनी चाहिए। कैसे सर, 1 लाख माइनस 55,000 तो मेरा 45,000 आ जाएगा। और इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है, 65,000। तो सर अब मुझे बोल रहे हैं कि फाइंड आउट द एंट्रीज टू बी पास रिलेटिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो सर ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड वन पे जाएंगे। मेथड वन, मेथड वन किस पे है सर, एलिमिनेशन ऑफ, एलिमिनेशन ऑफ accumulated depreciation। सर क्या इसकी एंट्री होगी सर, accumulated depreciation पूरा का पूरा हटा देंगे अपन बुक से। तो सर क्या एंट्री बनेगी, accumulated depreciation अकाउंट क्या हो जाएगा मेरा, डेबिट। और सर मेरी, मैं एसेट को नेट कैरिंग अमाउंट पे ले आऊंगा, टू प्लांट अकाउंट। सर कितने से कम होगा ये, 55,000, 55,000। अब सर जो मेरी असेट है वो अब कितने पे आ गई होगी सर, 45,000 पे आ गई होगी, कितने पे आ गई होगी, 45,000 पे। तो सर अब मैं क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन करूंगा, रिवैल्यूएशन की वजह से जो मेरी 45,000 की एसेट है वो कितने की हो गई सर, 65,000 की हो गई। तो मेरा जो गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो गई, ये मेरा वर्किंग नोट समझ लो एक तरीके, गेन ऑन रिवैल्यूएशन जो आया है, कितना आया है सर, 65,000 माइनस 45,000 इज इक्वल्स टू 20,000, है ना। फिर 20,000 का गेन बुक करना पड़ेगा सर मुझे। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा सर, मेरा प्लांट बढ़ेगा तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू revaluation, revaluation gain OCI अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन गेन OCI अकाउंट। सर कितना कितना गेन होगा मेरा, 20,000। 20,000 से मेरा असेट बढ़ गया, 20,000 से मेरा गेन बुक हो गया इन OCI। तो ये तो सर मेथड वन हो गया। बट सर अगर मैं मेथड टू पे जाता सर, मेथड टू की अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करता, मेथड टू, नॉन एलिमिनेशन ऑफ accumulated डेप्रिसिएशन। सर अगर मैं नॉन एलिमिनेशन पे जाता सर, मैं एलिमिनेट नहीं करता इसको, तो तब क्या अकाउंटिंग करता सर, तब सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करता, स्टेप वन। स्टेप वन मेरा क्या होता है, परसेंटेज ऑफ गेन और लॉस ऑन कैरिंग अमाउंट। सर कैसे निकालता, मेरा सर गेन कितने का हुआ सर, 20,000 का गेन हुआ। सर मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी आती है, अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी सर, 45,000 आएगी। सर इसका परसेंटेज क्या निकल के आएगा, परसेंटेज कैलकुलेट करो फटाफट कैलसी पे अपनी। परसेंटेज तुम्हारा क्या कैलकुलेट होके आएगा, इंटू 100। मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि भाई लैगिंग हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि मेरे को देखना है कि लैग क्यों हो रहा है भाई, मेरा पूरी मेहनत ही बेकार हो जाती है फिर। कि एक ही चीज को फिर से रिकॉर्ड करना, फिर से बनाना, थोड़ा हेक्टिक वाला काम हो जाता है, वैसे ही टाइम की शॉर्टेज रहती है। तो सर कितना परसेंटेज हो गया, कितने परसेंटेज से बढ़ा मेरा ये, 44.44%। 44.4444, बहुत सारे फोर फोर होते हैं, तो 44.44% से मेरा क्या हुआ, ये बढ़ा है, 44.444। अच्छे से लिख लेते हैं। और ये मेरा क्या है सर, गेन है ना, तो इंक्रीज होगा 44.44%। ये मेरा हो गया। सर अब मैं स्टेप टू पे जाऊंगा सर, स्टेप टू में क्या था सर, मैं इंक्रीज करूंगा। स्टेप टू, इंक्रीज करूंगा सर, क्या इंक्रीज करेंगे सर, मैं कॉस्ट को भी इंक्रीज करूंगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी, क्योंकि मेरे को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो बुक से हटाना नहीं है सर, उसको तो वैसा का वैसा ही रखना है। बट मुझे अपनी नेट कैरिंग अमाउंट पे रिवैल्यूएशन का भी इफेक्ट डालना है।
तो मैं क्या करूंगा, अपनी कॉस्ट भी बढ़ा दूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दूंगा, कितने से, जितना से मेरा रिवैल्यूएशन का परसेंटेज निकला है, और उसको अकॉर्डिंगली मेरी कैरिंग अमाउंट भी क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट ले लेगी। सर किस तरीके से होगा सर, कॉस्ट ऑफ असेट कितनी है सर, मेरी कॉस्ट ऑफ असेट वो है मेरी, कॉस्ट ऑफ असेट कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरी 1 लाख रुपीज। कॉस्ट ऑफ प्लांट मेरी कितनी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ प्लांट बेसिकली 1 लाख। ऐड करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट, कैसे ऐड होगा सर, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 44.444%। तो सर ये कितना आ जाएगा, सर ये कितना आ जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 44.44%, कितना आ जाएगा, 4,44,440। ठीक है, राउंड ऑफ में चल रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1,44,440। ये हो जाएगा मेरा न्यू कॉस्ट ऑफ असेट आफ्टर रीवैल्यूएशन। सर मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा कितना था, सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था आपका 55,000 का। इसको भी सर मैं ऐड करूंगा, उसमें भी क्या करूंगा, रीवैल्यूएशन का इफेक्ट दूंगा, रीवैल्यूएशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा सर, 55,000 पे 44.44%। सर कितना कैलकुलेट हो आएगा सर, 55,000 पे 44.44% कितना कैलकुलेट आएगा, 24,442, 24,442। ठीक है, इतना मेरा क्या हो जाएगा, ऐड होगा 24,000, तो मेरा न्यू चेंज करके 55,000 पे 79,442। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा न्यू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर इसको राउंड ऑफ कर देते ताकि है ना मेरा जो एग्जैक्ट है ना वो हो जाएगा, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके 24,440 ले लेता हूँ, और ये भी मेरा क्या आ जाएगा, 442 की जगह आ जाएगा ये 79,440। ठीक है, राउंड ऑफ ले लिया मैंने, तुम ले सकते हो इतना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं काटेगा इसके। सर स्टेप थ्री में, सर स्टेप थ्री में क्या मेरा रिवैल्यूएशन अचीव हुआ, रिवैल्यूएशन गेन कितना हो जाएगा सर, रिवैल्यूएशन गेन कितना आ जाएगा सर, मतलब न्यू कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, या तो रीवैल्यूएशन गेन बोल रहे हो या न्यू, न्यू कैरिंग अमाउंट के बारे में बात करते हैं पहले। रीवैल्यूएशन गेन तो हमें पता ही है कितना आएगा। सर न्यू कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी, न्यू कैरिंग अमाउंट अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, न्यू कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल्यूएशन, आफ्टर रीवैल्यूएशन कितनी आएगी सर, वो आएगी तुम्हारी 1,44,440 माइनस 79,440। तो 1,44,440 माइनस 79,440 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 65,000। इतना ही हुआ था तुम्हारा, फेयर वैल्यू इतना ही आया था 65,000, तो 65,000 पे तुम पहुंच गए। सर स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे। स्टेप थ्री क्या हो जाएगा सर, स्टेप फोर क्या हो जाएगा सर, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्रीज क्या बनेगी इसकी, जनरल एंट्री क्या बनेगी सर, मेरा एक तो कॉस्ट को बढ़ाऊंगा सर, तो मैं असेट बढ़ाऊंगा, तो प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से डेबिट होगा सर, मेरा कितने से बढ़ाया मैंने, 44,440 से बढ़ाया, 44,440 से बढ़ाया। टू, सर मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा, तो टू मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितने से बढ़ेगा सर वो, 24,440 से बढ़ेगा, 24,440 से। सर नेट इफेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन गेन ओसीआई अकाउंट कितना हो जाएगा सर, 20,000। तो सर देखो, तुम एलिमिनेट करो या एलिमिनेट नहीं करो, तुम्हारा जो
रिवैल्यूएशन गेन होगा दोनों ही सिचुएशन में कितना हुआ 20,000 हुआ। बट डिपेंडिंग अपॉन तुम कौन सा मेथड लेते हो, मेथड 1 या मेथड 2, उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा क्या आंसर आएगा। इधर भी 20,000 आया और इधर भी क्या आएगा तुम्हारा 20,000 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या आ रहा है 20,000 और यहाँ पे भी तुम्हारा क्या आ रहा है 20,000। बट अप्रोच अलग है, नेट इफेक्ट क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा। तो देखो सर तुम्हारा ये इधर दिखा दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू ये, और तुम्हारा 65,000 पे आ गया। कैरिंग अमाउंट कितनी थी 45, फेयर वैल्यू रीवैल्यूड होकर 65, तो सरप्लस कितना हुआ, तो परसेंटेज ऑफ सरप्लस 44.4% निकला। तो सर 44.4% से मैंने क्या कर दिया, इसको बढ़ा दिया। इधर राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा डिफरेंस है, इनने तीन तीन पॉइंट तक लिया, मैंने दो तक ही लिया है। इधर भी नीचे जब इनने लिया तो 44.44 लिया, 44.444 नहीं लिया है। ठीक है, मतलब 44.44 ही लेना है। बट इन्हें क्या राउंड ऑफ फोर की तरफ मतलब ज्यादा कंसिडर करके किया हुआ है। एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3-4 रुपए के फर्क से तुम्हारा कोई भी आंसर गलत होने वाला नहीं है। इतनी छोटी बुद्धि लेके मत चलना कभी भी अकाउंट्स के अंदर। इलस्ट्रेशन 3 भी डन, इलस्ट्रेशन 2 भी डन। अब देखते हैं सर इसी के टाइप का और कुछ। इलस्ट्रेशन 4 तुम्हारा मैं हटा दूंगा ये पूरा का पूरा, इलस्ट्रेशन 4 तुम्हें नहीं करना है। ठीक है, तो ये हट जाएगा पूरा तुम्हारा इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 तुम्हारा हट गया। इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5 ये तुम्हारा नहीं है, ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक हो जाने की बात करेंगे। इसमें भी नहीं है, जो अपन ने अभी तक कंसेप्ट पढ़ा उसके रिलेटेड नहीं है ये भी नहीं है। ये वाला मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ सर, इसमें अपन ने क्या पढ़ा था, इसमें भी शायद अगर लैग होगा तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इलस्ट्रेशन 9 इज बेसिकली वाज ऑन इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट में सर अपन ने क्या पढ़ा था इसको लेके, इनिशियल मेजरमेंट की में अपन ने क्या पढ़ा है कि सर जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस होंगे, जो भी उसकी परचेज प्राइस होगी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। उसके अलावा सारी चीजें क्या रहेगी, एक्सक्लूडेड रहेगी इन द कॉस्ट ऑफ ये। ठीक है, तो अपन पूरा मैं तुम्हें दिलाई देता हूँ याद क्या क्या अपन ने पढ़ा है इनिशियल मेजरमेंट के ऊपर है ये। सर मैंने लिस्ट प्राइस कितनी थी 80 लाख थी, और मेरा उस पर 5 लाख का इम्पोर्ट ड्यूटी है। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है, ऐसा टैक्स है जो नॉन रिफंडेबल ही होता है हमेशा, तो इट इज अ नॉन रिफंडेबल टैक्स। तो इम्पोर्ट ड्यूटी 5 लाख है, 1 लाख का मेरा डिलीवरी का खर्चा है, 10 लाख का मेरा इंस्टॉलेशन का खर्चा है, प्रोडक्शन की टेस्टिंग करने का मेरा 4 लाख का खर्चा है। तो सर ये और ये इट इज दिस एक्सपेंसेस विल बी डायरेक्टली इंक्लूडेड इन माय कॉस्ट ऑफ मशीन, तो कॉस्ट ऑफ मशीन में इंक्लूड हो जाएगा। सर इसके अलावा मैंने मेंटेनेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया वेंडर के साथ जो मेरा 7 लाख का पड़ा, सर ये आफ्टर आफ्टर यूजेबल कंडीशन में आने के बाद का खर्चा है सर, ये बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। उसके अलावा सर ट्रेड डिस्काउंट मेरा 10% का, तो वो 10% का ट्रेड डिस्काउंट मेरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसके अलावा सर कुछ सेटलमेंट का डिस्काउंट मिला है, तो अपन ने पढ़ा था कि कैश डिस्काउंट जो भी होते हैं वो कैश डिस्काउंट कभी भी माइनस होते नहीं है, वो पीएनएल में जाते हैं। तो सर ये जो 7 लाख का खर्चा है वो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, और ये जो कैश डिस्काउंट जो मिला है वो मेरे एज अ अदर इनकम क्या हो जाएगा पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगी। तो सर मेरी वैल्यू क्या आएगी, 80 लाख में से 10% माइनस करूंगा तो मेरा 72 लाख हो जाएगा। 72 लाख में 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख और 4 लाख में क्या कर लूंगा प्लस कर लूंगा, और मेरा इसी के अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू ऑफ मशीनरी आ जाएगी। ये अपन ने कल पढ़ चुके हैं, इसलिए मेरे को इसे ओरली फिर से डिस्कस करवाया एक बार के लिए। सर एक और क्वेश्चन अपन ने करा था इनिशियल मेजरमेंट पे, क्या पढ़ा था सर कि मेरी परचेज, मैंने एक ना कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ बिल्डिंग का, लैंड बिल्डिंग हो गई, तो इसमें मेरा सर जो परचेज प्राइस है लैंड का वो 30 लाख है, तो 30 लाख मेरे कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। दूसरा सर मेरा 2 लाख का स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा है। सर स्टैम्प ड्यूटी का जो भी खर्चा होता है इट इज अ टैक्सेस विच इज नॉट रिफंडेबल टू द गवर्नमेंट। ये जो लगता है वो लैंड की कॉस्ट में हमेशा ऐड हो जाता है। तो 30 लाख और 2 लाख 32 लाख का मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ असेट का वैल्यू हो गया। उसके बाद में सर आर्किटेक्ट फी, आर्किटेक्ट फीस है डायरेक्टली मेरे को आर्किटेक्चर को फीस देनी पड़ेगी, वरना वो करता नहीं तो मेरी बिल्डिंग डिजाइन नहीं होती। बेसिकली इट इज अ प्रोफेशनल सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय एन आर्किटेक्ट, तो मैंने 2 लाख की जो प्रोफेशनल फीस है वो भी इंक्लूड कर लेंगे। 50,000 का मेरा साइट का खर्चा था सर, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट हमारी इंक्लूड होती है, तो सर 30 लाख 34 लाख हो गया, 34,50,000 हो गया। उसके अलावा सर वो बिल्डिंग बनाने में कुछ मटेरियल लगे होंगे तो 10 लाख का वो खर्चा होगा, तो 44 लाख हो गई। और इसके अलावा सर मेरा जो कुछ खर्चा लगा हुआ लेबर के ऊपर का 4 लाख का, तो 4 लाख का खर्चा और लग जाएगा, तो 48 लाख रुपीज होगी। उसके अलावा सर मेरे कुछ जनरल ओवर है, अपन ने एक्सक्लूजन के टाइम पे पढ़ा था सर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो, कोई भी अदर टाइप के ओवरहेड्स हो,
जो अलोकेट हुए हैं तुम्हारे ऊपर वो नहीं आते। तो सर जनरल ओवरहेड्स कभी भी नहीं इंक्लूड होते कॉस्ट ऑफ असेट में। सर अगर कोई डायरेक्टली मेरा ओवरहेड लगा होता इस असेट को बनाने के लिए तो वो बिल्कुल इंक्लूड होता, बट इट इज अ जनरल ओवरहेड। सर सपोज करो मेरा एक एम्प्लॉय है, उसका पूरा का पूरा डेडिकेशन इसी के असेट को बनाने को पड़ता, इसी बिल्डिंग को बनाने को पड़ता, तो सर उसका क्या खर्चा मैं कर सकता हूँ, हाँ वो डायरेक्ट ओवरहेड हो जाता, बट जनरल ओवरहेड्स आर नॉट इंक्लूडेड। उसके अलावा मटेरियल जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मैंने होली एंड सोलली इसी के लिए खर्च करी है, फ्यूल्स का खर्चा मैंने इसी के लिए किया है। तो सर ये जो ओवरहेड्स के खर्चे हैं वो सर डायरेक्टली फॉर दिस बिल्डिंग हुआ है, तो वो इसकी कॉस्ट में पार्ट बढ़ते बनना नहीं बनेंगे सर, कोई अलोकेशन वाला खर्चा कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट नहीं बनता, ये अपन ने एक्सक्लूजन में पढ़ा था। सर ये जो मटेरियल्स की बात की गई है उस मटेरियल्स के अंदर से 1 लाख का मटेरियल और 1.5 लाख का मटेरियल तो फॉल्टी डिजाइन, मतलब ये तो बनाने में यूज ही नहीं हुआ सर, ये तो एबनॉर्मल खर्चा था जो हुआ आपका, ठीक है, स्पॉइल्ड हो गया सर, ये तो यूज ही नहीं हुआ, कॉस्ट ऑफ असेट का ये पार्ट बनेगा नहीं। तो मतलब ये 2.5 लाख रुपए में क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, तो 48 लैक्स में से 2.5 लैक्स हट जाएगा मेरा और 46.5 लैक्स बच जाएगा। उसके अलावा, ठीक है, 46.5 लैक्स मेरा, 48 लैक्स सर 2.5 लैक्स मेरा हट जाएगा। उसके अलावा सर मेरा उसके अलावा सर मेरा 22,000 का जो खर्चा है, वो 22,000 का खर्चा भी मेरा लेबर कॉस्ट का ऐसा खर्चा है जब काम क्या था, बंद था। तो सर ये काम बंद होने का जो खर्चा है वो भी सर एबनॉर्मल टाइप का खर्चा है, वो मेरा कॉस्ट ऑफ असेट को बनाने से इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उस टाइम पे असेट तो बन ही नहीं रही थी सर, ठीक है, तो इस ऐसा खर्चा भी क्या हो जाएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ असेट पे इंक्लूड नहीं होगा। सर मैंने एक लोन लिया है 40 लाख का, 8% उसके ऊपर ब्याज पे करो 1 अप्रैल 2020 से। तो सर ये एक बताया नहीं सर कि क्वालिफाइंग असेट है कि नहीं है, ठीक है, और मैं बता दूं अभी के डिस्कशन के बेसिस पे कि इधर कहीं पे बताया हुआ नहीं क्वालिफाइंग डिस्कशन क्वालिफाइंग असेट है कि नहीं है। सर क्वालिफाइंग असेट अगर होती तो मैं इंक्लूड करता इंटरेस्ट का कॉस्ट, बट इधर नहीं बोला गया तो मैं इंटरेस्ट का कॉस्ट इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। बट अगर सर अगर मैं इसे क्वालिफाइंग असेट मान लेता तो क्या सर ये 8% का खर्चा इसमें आता, बिल्कुल आता। तो इसी तरीके से तुम्हारे कैलकुलेट होगा, 30 लाख आया, 2 लाख ये आया, 2 लाख ये आया, 50,000 ये आया, मटेरियल में से तुम्हारा 2.5 लाख स्पॉइलेज और फॉल्टी का माइनस हुआ, ये एबनॉर्मल 22,000 माइनस हुआ, और तुम्हारा जनरल ओवरहेड्स और इंटरेस्ट वाला नहीं आया, नॉट क्वालिफाइंग असेट पीरियड, ठीक है, इसलिए 45,78,000 तुम्हारा ये आ जाता है। सर ये 11th वाला क्वेश्चन तुम्हें नहीं करना है, और इसके बाद में मैंने और कोई क्वेश्चन तुम्हें करवाया नहीं है। और देख लेता हूँ मैं, अगर अभी अभी तक ये 14th वाला क्वेश्चन बन गया था, ये तुम्हारा होमवर्क था, मैंने डिस्कस भी कर लिया था ये चीज। सर इसमें क्या था सर, तुम्हें प्लांट का खर्चा दिया हुआ है 25 लाख रुपए, उस पर डिलीवरी का कॉस्ट अगर 2 लाख तो 25 लाख प्लस 2 लाख 27 लाख हो जाएगा। 6 लाख रुपए तुम्हारा साइट प्रिपरेशन का खर्चा है, तो 27 लाख प्लस 6 लाख 33 लाख रुपए हो जाएगा। सर 7 लाख रुपए मैंने कंसल्टेंट को दिए प्रोफेशनल फीस, तो 33 प्लस 7 40 लाख रुपए हो जाएगा। सर इंटरेस्ट मैंने कुछ पिया है क्योंकि मैंने डेफर्ड क्रेडिट पीरियड लिया, डेफर्ड क्रेडिट मतलब डेफर्ड कंसिडरेशन का पॉइंट है, तो सर वो इंटरेस्ट नहीं आता, उनको साफ साफ पता है ये पीएनएल में जाएगा। सर कुछ एनपीवी दी हुई है, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी का मतलब क्या हो गया इधर, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सर डिसमेंटलिंग की दी हुई है सर, वो कितनी है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए मेरे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 40 लैक्स प्लस 3 लैक्स 43 लैक्स हो जाएगा। उसके अलावा सर मेरा ऑपरेटिंग का खर्चा हुआ, ठीक है, ऑपरेटिंग लॉसेस हुए कुछ, तो ऑपरेटिंग लॉसेस अपन ने पढ़ा है, कोई भी अदर टाइप के लॉसेस हुए जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्शन अच्छे से नहीं चला या तुम्हारे सेल्स अच्छे से नहीं हुए, तो वैसे खर्चे सीधा पीएनएल में जाते हैं, ये इधर पार्ट बनते नहीं है। तो ये दोनों का तुम्हारा पीएनएल में जाने वाला खर्चा है, तो टोटल तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्लांट हो जाएगा 43 लाख। सर आप ओरली क्यों करवा रहे हो सर, ये सब मैंने तुम्हें करवा चुका हूँ इसलिए, ठीक है, मैंने पूरा लेक्चर नहीं देखा, बट मुझे इतना पता है कि उधर कहीं ना कहीं पे लैगिंग हुई है, लैगिंग की वजह से मुझे फिर से डिस्कस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं आगे और कोई एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन से लेके कोई क्वेश्चंस है कि नहीं है। इलस्ट्रेशन 7 में नहीं है, इलस्ट्रेशन 8 में भी नहीं था, 9 हो चुका है, 10 हो चुका है, 11 तुम्हें करना नहीं है, 12 हो चुका है, नहीं 12 बाकी है, 12 बाद में करेंगे, 14 हो गया, 15 में शायद है कुछ, क्या बोल रहे हैं कि ए लिमिटेड है जिसकी इनिशियल कॉस्ट दी हुई है, उसके पास एक प्लांट है जिसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी दी हुई है, 1 लाख रुपीज। सर इसका जो इनिशियल कॉस्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, इनिशियल कॉस्ट, फिर से लैग हो रहा है मेरे हिसाब से, फिर से लैग हो रहा है, तो तुम्हें इनिशियल कॉस्ट दिया हुआ है, वो इनिशियल कॉस्ट तुम्हें कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपीज का,
उसके अलावा सर जो तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितना दिया हुआ है, 55,000 रुपीज। और तुम्हारा बोल रहा है कि इसकी जो फेयर वैल्यू है वो कितनी हो गई, 65,000। तो तुम्हें क्या करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन। अब बोला नहीं कौन सा मेथड है, तो दोनों मेथड से कर दोगे। और ये सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, फिगर्स तक सेम है कि 1 लाख इनिशियल कॉस्ट थी, 55,000 तुम्हारा ये हुआ। तो मैं तुम्हें फटाफट फटाफट इसकी जनरल एंट्री पास करके बता देता हूँ। तो मेथड वन अगर मैं फॉलो करता तो क्या जनरल एंट्री पास होती सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका हट जाता। कितना होता सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेरा 55,000 था वो पूरा का पूरा हट जाता। तो मेरा प्लांट भी क्या हो जाता, गिर जाता प्लांट अकाउंट। ठीक है, उधर भी प्लांट ही था। तो ये पूरा सेम ही सेम क्वेश्चन है एकदम ही, कुछ फर्क नहीं है इसमें। और मेथड टू में क्या होगा सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी सर, कॉस्ट ऑफ असेट बढ़ता, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ता, और टू रिवैल्यूएशन गेन आता सर। ठीक है, इधर भी सर जो मेथड वन है उसमें भी रिवैल्यूएशन गेन की एंट्री क्या होती है सर, प्लांट बढ़ता, टू रिवैल्यूएशन गेन आ जाता। ठीक है, पूरा पूरा सेम क्वेश्चन है ये, सेम एज लिख लो, सेम एज इलस्ट्रेशन 3 किया था ना आपने, इलस्ट्रेशन 3 किया था ना, देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3 था, तो सेम एज इलस्ट्रेशन 3 वो तुम्हारा एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना इलस्ट्रेशन 15। ठीक है, होमवर्क। ये तुम्हारा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। 17 तुम्हें करना नहीं है। 18th is on decommissioning, 19 is also on decommissioning, 20 भी तुम्हारा नहीं है, 21 तुम्हें करना नहीं है, 22 में 22 वाला क्वेश्चन करते हैं चलो। ठीक है, ये उनकी आरटीपी बारटीपी में आया होगा, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है इससे, तुम्हारा कब आया, क्या आया, कैसे आया, ये तुम्हारे कोई भी लेने देने वाली चीज नहीं है। सीधा इलस्ट्रेशन 23 पकड़ते हैं। ये भी क्या है, ये भी किसके ऊपर है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे तुम्हारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। यार ये लैग क्यों हो रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कंपनी एक्स कंपनी एक्स रीवैल्यूड प्लांट एंड मशीनरी एट बिगिनिंग ऑफ 2021। कंपनी एक्स ने क्या किया सर, अपनी प्लांट एंड मशीनरी को रीवैल्यू किया 2021 में, आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल बाद में। तब उसकी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या थी सर, ₹200 मतलब 2 लाख रुपए। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था सर, 80,000 रुपए। तो नेट कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई सर, 1,20,000 रुपए, बिल्कुल। बट सर उसकी जो फेयर वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 1.5 लाख। यूजफुल लाइफ है उसकी 10 इयर्स, SLM वो यूज करती थी। अकाउंट फॉर रीवैल्यूएशन एंड सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन अंडर बोथ द ऑप्शंस ए एंड बी। ठीक है, बोल रहे हैं कि सर तुम्हें रीवैल्यूएशन करना है, और रीवैल्यूएशन के बाद में तुम्हें बता रहे हैं कि सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन तुम्हारा कितना होगा। तो सर दो मेथड है। दो मेथड क्या है सर, कि मेरा एक तो मेरा एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा मेरा नॉन एलिमिनेशन। तो मैं मेथड वन बताता हूँ। सबसे पहले मेथड वन, एलिमिनेशन ऑफ accumulated depreciation, elimination of accumulated depreciation। सर क्या होगा इसका, एलिमिनेशन ऑफ accumulated depreciation में सबसे पहले मेरे को ग्रॉस ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितनी दी हुई है, 2 lakhs। 200K दी हुई है, मैं 2 lakhs में कन्वर्ट कर दिया उसे।
सर इसमें से लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? कितना दिया हुआ है सर? वो दिया हुआ है वन, तुम्हारा कितना दिया हुआ था? 1 लाख नहीं, 80,000 दिया हुआ, 80,000। 1,20,000 तो नेट अमाउंट आएगी 80,000। सर मेरी नेट अमाउंट कितनी आ गई? 1,20,000 नेट कैरिंग अमाउंट। तो सर मेथड वन में तो अपन क्या करते हैं सर, ये पूरा पूरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उड़ा देते हैं। तो सर जनरल एंट्री क्या पास होगी? जनरल एंट्रीज क्या होगी? और इसकी सर, इसकी फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है? फेयर वैल्यू कितनी दी हुई है? फेयर वैल्यू दी हुई है तुम्हें 1,50,000। तो सर गेन, मेरा गेन कितना हो गया? 30,000 का। ठीक है। तो सर जनरल एंट्री क्या होगी? सर जनरल एंट्री मेरी होगी, मैं एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन पूरा उड़ा दूंगा, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या है सर? प्लांट क्या है? पीपी क्या है? पीपी क्या है? प्लांट एंड मशीनरी ना। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सर कितने से उड़ेगा ये? 80,000 से। और उतने से ही मेरी मशीनरी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सर मेरा गेन की एंट्री मारूंगा मैं, तो प्लांट एंड मशीनरी मेरा बढ़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन गेन ओसीआई अकाउंट। कितने का गेन हुआ सर? 30,000 का। 30,000 का। ठीक है, ये तुम्हारा गेन हुआ। अब न्यू कैरिंग अमाउंट आफ्टर रीवैल्यूएशन कितनी हो गई? पहले 1,20,000 थी, 30 और बढ़ गई, तो और ये हो गई 1,50,000। ठीक है। इसमें ये तो पूछा ही, साथ में पूछा है कि सर अब डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा? न्यू कैरिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। और एसएलएम मेथड हो रहा है, और कितने साल यूज कर चुका हो? 4, और टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है? 10। क्वेश्चन में बता रखा है। तो सर ये यूजफुल लाइफ कितनी दी हुई थी इधर? यूजफुल लाइफ कितनी थी? 10 ईयर्स। बट रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है सर? रिमेनिंग यूजफुल, यूजफुल लाइफ कितनी बची है सर? 6 ईयर्स। 6 ईयर्स। ठीक है। तो अब क्या होगा सर? ये जो आपका फेयर वैल्यू जो न्यू कैरिंग अमाउंट आई, वो अब 6 ईयर्स में डेप्रिसिएट होगी, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा सर? डेप्रिसिएशन हो जाएगा मेरा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6। तो मेरा कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6, मेरा आ जाएगा 25,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है। ये आ गया मेरा मेथड वन पूरा खत्म हुआ। अब सर मेथड टू में कैसे अकाउंटिंग होगी? तो मेथड टू पे चलते हैं। नॉन एलिमिनेशन। ठीक है। नॉन एलिमिनेशन पे कितना, क्या होगा सर? अब नॉन एलिमिनेशन पे तुम्हारा, सबसे पहले हम स्टेप वन, परसेंटेज ऑफ गेन ऑन नेट कैरिंग अमाउंट। कितना आया तुम्हारा गेन? कितना हुआ सर? 30,000 का गेन हुआ। सर कैरिंग अमाउंट कितनी थी सर? 1,20,000 थी। तो मेरा परसेंटेज कितना आ गया सर? 40%। स्टेप टू, कॉस्ट ऑफ एसेट को क्या करूंगा सर? मैं उतना बढ़ा दूंगा कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट जो कि ये प्लांट एंड मशीनरी, आफ्टर रीवैल्यूएशन कितनी हो जाएगी सर? मेरी 2 लाख की तो थी,
इसमें मैं क्या करूंगा, 40% इसमें और ऐड कर दूंगा, 40% ऑफ 2 लाख, है ना। हाँ सर बिल्कुल। तो 2 लैक्स का 40% कितना आएगा सर, 4 टू ज़ा 8, तो तुम्हारा 80,000 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख प्लस 80,000 इजिकल्स टू 2,80,000। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आफ्टर रीवैल्यूएशन कितना आ जाएगा सर वो, ये अपना कितना था, 80,000 था, उस पर भी क्या होगा, 40% इंक्रीज हो जाएगा। तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 कितना आ जाएगा तुम्हारा, 32,000 आ जाएगा। तो 80,000 प्लस 32,000, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा। एक सेकेंड ना, मैंने एक चीज गलत कैलकुलेट की है शायद, 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 था ना, ये 25% होगा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, हल्की सी मिस्टेक हो जाती है हमसे भी कभी कभी। 25%, और इधर भी 25% आएगा ये, और ये भी अमाउंट चेंज होगी, और ये भी अमाउंट चेंज होगी। 25%, 2 लाख का 25% निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा सर, 50,000 आएगा, 2,50,000। इधर भी 25% हो जाएगा ये, 80,000 का 25% कितना आएगा, 20,000। ये कितना हो जाएगा मेरा, 1 लाख, ठीक है। तो सर जनरल एंट्री क्या बनेगी अब, स्टेप 3, स्टेप 3, ठीक है। एक स्टेप में वो मिस कर रहा हूँ कि सर क्या न्यू वैल्यू आएगी, तो न्यू वैल्यू तो वैसे ही आएगी सर, 2.5 लाख में से माइनस होगा तुम्हारा 1 लाख, ठीक है। अब तो तुम्हारी आफ्टर रिवैल्यूएशन की अमाउंट जो थी वही बन के आ जाएगी, 1,50,000, ये तो तुम्हें पता ही है। स्टेप 3 में जनरल एंट्री पास करेंगे सर, तो मेरा प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा, डेबिट होगा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से होगा सर, कितने से बढ़ा था, ये बढ़ा था 50,000 से, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मेरा बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ेगा, 20,000 से, और टू रीवैल्यूएशन गेन हो जाएगा, रीवैल्यूएशन गेन अकाउंट, ओसीआई वाला, कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी जनरल एंट्री पास हो जाएगी सर। अब फिर से डेप्रिसिएशन तो सेम ही कैलकुलेट होगा, किस तरीके से कैलकुलेट होगा सर, तो मेरा डेप्रिसिएशन जो आएगा वो न्यू कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा, 2,50,000, क्योंकि मेरी नई कॉस्ट है ना, नई कॉस्ट यही बनी ना, 2,50,000 डिवाइडेड बाय कितने ईयर्स थे, कितने ईयर्स की यूजफुल लाइफ थी, 10, है ना। तो ये हो जाएगा, इसमें तो कॉस्ट पे ही हमेशा कैलकुलेट होते हुए आता है डेप्रिसिएशन, तो मेरा 2,50,000 डिवाइडेड बाई 10, और ये हो जाएगा 25,000। तो चाहे इधर से तुम 25,000 निकालो, या तुम इधर से 25,000 निकालो, आंसर तुम्हारा कैसे भी सेम ही आने वाला है, बस मेथड अलग है। एक जगह पे तुमने डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रखा है, दूसरी जगह पे तुमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या किया है, हटा दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये इलस्ट्रेशन 23 भी होता है, इसे तुम्हें घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए बिल्कुल, ये सारी चीज़ों को, ताकि तुम्हारा और हाथ बैठ जाए चीज़ों पे। 25 नहीं कर सकते अपन, इलस्ट्रेशन 1 भी नहीं कर सकते, 2 भी नहीं कर सकते, क्वेश्चन नंबर 3
3 भी नहीं कर सकते, 4 भी नहीं कर सकते। ठीक है, 4 को तो तुम हटा ही दो, 4 की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। 5th को भी तुम हटा दो, नहीं चाहिए ये भी। 6th वाला, 6th वाला अपन करेंगे। 7th वाला अपन अभी नहीं कर सकते, 6th वाला अपन ने। 6th वाला भी अपन लास्ट में करेंगे, ठीक है, लास्ट में। इसमें एक दो कंसेप्ट है थोड़े से, वो दूसरे इंडेक्स से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ है इसमें। तो अभी तक के अपने बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं अभी तक के, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे पॉज करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि और ज़्यादा लैगिंग हो, जिसकी वजह से मैं मेहनत तो कर लूँ और तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ में ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, आज अपन ने क्या किया, अपन ने फिर से अपना सब्सिक्वेंट मेजरमेंट रिवाइज कर लिया, उसके बाद में अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के। प्लीज़ थोड़ी सी, मेरे को पता है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है लेक्चर के अंदर, आई एम मतलब आई पार्डन फॉर दैट, और मैं नहीं चाहता था क्वालिटी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो, बट स्टिल वो पता नहीं क्या लैग चल रहा है, किस वजह से इशू हो रहा है। कुछ कैमरा का प्रॉब्लम चल रहा है मेरे हिसाब से, कैमरा और लैपटॉप का जो सिंकेज है उसमें कुछ दिक्कत हो रही है, मैं उसको एक बार चेक कर लूँगा खुद से। तो उसको मैं सही कर लूँगा अगले लेक्चर तक। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा तुम्हें, उसको प्लीज़ माफ़ करना, और कुछ मेरी अगर छोटी मोटी मिस्टेक हुई होगी तो उसको इग्नोर करते ना। बाकी तो तुम्हें कोई भी जो भी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की है वो तो पूरी डिटेल में की है। कोई भी क्वेश्चन को रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करवा दिया है, मुझे और थोड़ा कुछ और तुम्हें तो समझाना चाहिए था, वो नहीं समझ में आया, प्लीज़ तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हारी कुछ सारी की सारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, होप तो तुम्हें बहुत मजा आया होगा। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।